कॉस्ट, बिजली, गैस, बैंक रेट्स ये इस हद तक चलेंगे कि उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, महंगाई का तूफान है, 25% के करीब महंगाई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब बेरोजगारी का एक तूफान बर्पा होगा। आपने अपनी मईशत के लिए आईएमएफ से, जो इसहाक डार ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था ना, कि आप आईएमएफ के साथ कैसे डील कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जब ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो उसका असर अब पाकिस्तान की आम आवाम पे इसका गंभीर परिणाम आने लग गए। क्योंकि सबसे पहले तो हर चीज़ों के रेट पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं और जो आम आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है खरीदना। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के आवाम अपने आप को दगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आई है उसने भी आईएमएफ की हर एक शर्तों पे साइन करने शुरू कर दिए हैं। और पेट्रोल डीजल के रेट के बाद अब आटा, चीनी, दाल, तेल के रेट भी इसके परिणाम से बढ़ने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो चुका है और साथ में अब ये डिस्कशन होने लग गया है कि पाकिस्तान में अब आने वाले समय में क्या क्या चीज़ के रेट और बढ़ाए जाएंगे, और जबकि इसका कोई वाले वारिस पाकिस्तान की आवाम का नहीं बन रहा है। क्योंकि अब आने वाले समय में बिजली के रेट भी दुगने से तिगने करने की ओर चल पड़ा है, क्योंकि ये सारी की सारी शर्तें आईएमएफ मनवा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के पास नहीं है, कम से कम मेरे पास तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमारी फेट तय है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में ज़रूरत की हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, चाहे वो डोमेस्टिकली पैदा होती है, चाहे वो यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ के ऊपर कीमत जो है बढ़ जाती है। और एक बदकिस्मती की बात जो है सबसे ज़्यादा कीजिए वो ये कि बढ़ी हुई कीमतों को मैंने वापस बहुत कम जाते देखा है। और ये भी एक अजीबोगरीब अनफॉर्चुनेट बात है। असल बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग में इस किस्म का कोई क्राइटेरियन नहीं है कि एक सतह के ऊपर कीमतों को रखने के लिए जो इकदाम करने की ज़रूरत होती है। आप देखें, आप यूरोप में बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए किसी सब्जी फरोश की मर्जी है कि वो अपनी मर्जी का रेट लगा ले? कंज्यूमर एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कि कोई एक कंप्लेंट कर दे तो स्टोर फिल फॉर सील होगा। आप मुझे बताइए कोई दूसरा स्टोर जरूरत करेगा किसी चीज़ को महंगा बेचने की? हमारे यहाँ ये सिस्टम भी नहीं है। लिहाजा ये मर्जी है। दुनिया जहान में ये होता है कि जब इवेंट्स और फेस्टिवल्स आते हैं तो कीमतों की चीज़ें कम हो जाती हैं। इवन उन ममालिक में जो मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, रमज़ान में जो ईटेबल्स हैं उनकी कीमतें कम कर देते हैं वो स्टोर्स के ऊपर। हमारे यहाँ जब कोई इवेंट आने वाला होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ये लॉजिक भी मेरे आज तक समझ में नहीं आई है। तो असल में बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग, और जो ख़ास तौर से इफ्तिखार साहब कहते हैं कि भाई ये काम वज़ीर आज़म का तो है ही नहीं, है तो काम लोकल लेवल के ऊपर डीसी का है, कमिश्नर का है, एसीज़ का है, जो इलाकों के एसीज़ हैं, कि वो कीमतों को मॉनिटर करें कि वो सही कीमतों के ऊपर बेच रहे हैं, कीमतें डिस्प्ले की हुई हैं कि नहीं की हुई हैं। जब आप एक चीज़ सिस्टम बना देते हैं और उसको मॉनिटर करने का आपके पास कोई निज़ाम नहीं है तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, कल आपका एक रेफरेंस आया था, लोग बात कर रहे थे आपके मुतालिक कि आपने कहा कि ये जो लोग हैं नीचे काम ही नहीं करना चाहते हैं और सब आपसे मुत्तफिक थे। तो या तो आप अपनी मैकेनिज्म को ठीक कर रहे हैं ना, जिस तरह आप ये बुखारी साहब बात कर रहे हैं, आपका एसी डीसी फलाना, ये काम क्यों नहीं कर रहे थे? लोगों को क्यों नहीं वो रिलीफ दे रहे? सर एक तो वजह यह है कि किसी को यकीन ही नहीं है कि कुछ सिस्टम नाम की चीज़ बाकी रह गई है। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने अपने इख्तलाफात को इस हद तक पेश किया है, झूठ बोल बोल के, कि जो लोग ब्यूरोक्रेट हैं वो खामोशी से देख रहे हैं तमाशा कि भी कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आज 5 लोग आए हैं, उन्होंने असेंबली के इजलास में हलफ उठा लिया है, उनकी तादाद, एक झड़े की तादाद 5 बढ़ गई है। 20 पे इलेक्शन होना है, उसके बारे में एक फ़ैसला हुआ कि भी पंजाब के अंदर कुछ लोगों को रिलीफ देनी है और उस रिलीफ का आगाज़ भी अगस्त से होना था। लेकिन एक डिपार्टमेंट है या एक आप अदारा कह लें, उसने कहा कि नहीं आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं।
अब जिस आदमी ने वो फैसला करना था वो कहेगा यार ये मैं किसका इंतज़ार करूं, पहले मैं इलेक्शन कमीशन का इंतज़ार कर लूं। और फिर एक बात उसने आज प्राइम मिनिस्टर ने की कि गालिबन के हम सोलर की तरफ जाएंगे, अभी वो गए है नहीं है। तो उसके ऊपर पिछले 4 दिन पहले से एक अफवाह चलाई गई थी कि जी सोलर के सारा प्रोजेक्ट ले लिया है शहबाज शरीफ के बेटे ने, सलमान ने। और आज जब ये उन्होंने कैबिनेट में बात की है तो एक साबिक वजीर ने आके इस पर तकरीर फरमा दी, पता नहीं 52 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया। तो इन हालात में रियासत कैसे चलेगी? अभी टेंडर तक नहीं हुए। टेंडर क्या, अभी तो सोच ही है। आज तो अभी तो बात हुई है। अब मुझे बताएंगे अगर मैं कमिश्नर हूँ तो मैंने तो नौकरी 30 साल करनी है, तो मैं तो बड़ा सोच समझ के कदम उठाऊंगा ना कि मैंने हमजा को की तरफ देखना है कि चौधरी साहब की तरफ देखना है, या जो दोनों को चला रहे हैं उनकी तरफ देखना है, कि यहाँ उन दोनों में जो आपस का इख्तलाफ है उसमें कौन मजबूत है, मैंने उनको देखना है। ये है वजह कि पूरा निज़ाम तबाह हो गया। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैनेजमेंट कैसे करनी है और हमने गवर्नेंस कैसे करनी है। मैं आपको कह रहा हूं, इनसे मेरा ये चैलेंज है एज ए जर्नलिस्ट कि चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत मुझे एक मोहल्ला, एक गली, एक टाउन बता दे जहां पे ये दावा कर सकते हो कि वहां पे गवर्नेंस है। गवर्नेंस से मुराद ये होती है जो कवानीन मुल्क में मौजूद हैं, क्या उन पर इतलाक हो रहा है, अमल हो रहा है, खा वो अदालतों से मुतल्लिक हैं, खा वो पुलिस से मुतल्लिक हैं, खा वो इंतज़ामिया से मुतल्लिक हैं, खा वो रेवेन्यू से मुतल्लिक है। तो इन हालात में क्या हम तवक्को करें? मसलन 3 महीने के बाद अगर तेल की कीमत सबसे कम आई है तो लेट मी आस्क थ्रू योर प्रोग्राम टू मिफ्ता एंड इसाक़ कि आप बहुत माहिर बनते हो सारे मामले के, मुझे बताओ कि पैसा जो कम हुआ है तेल का वो मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रहा? खुल के बात करो, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाओ कि क्यों नहीं मुझे दे रहे हो, तुम्हारे रास्ते में रुकावट क्या है? बस करो यार। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो हमारे लंदन में नाजरीन बैठे हैं, ये जो इल्फर्ड में थे कल, जो अपने ऑब्जर्वेशन या अपने इफ्तिखार साहब का जवाब सुन लिया, यही लाइन है कि ये ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं कर रहे। और जावेद, दूसरा ये बताइए कि ये हर बंदा अपने कंधे के ऊपर परले साइड पर देख रहा है कि इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन अवाम के लिए काम नहीं हो रहे। पीछे बदकिस्मती ये है कि हम अनसर्टेनिटी की उस फजा में इस वक्त जी रहे हैं जहां हमें अपने सियासी मुस्तकबिल का भी नहीं पता, क्योंकि जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि सियासी तौर पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज एक डायरेक्शन में नहीं है, और दूसरी तरफ ना हमें अपने मुआशी मुस्तकबिल का पता। और बदकिस्मती क्या है कि इनके इस खेल में, सियासी और माशी खेल में, अवाम की तबाही होती जा रही है। एक तरफ बजट आता है, उसके बाद फिर बजट आता है, फिर उसके बाद बजट आता है, फिर उसके बाद बजट। तो पिछले 3 महीने में आप तेल उठा के देख लें, बिजली उठा के देख लें, टैक्सेस उठा के देख लें, ये वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे मुल्क की मईशत चलती है। और चौथी आज हो गई है, और वो आपका बैंक इंटरेस्ट है, वो भी 1.25% बढ़ गया। तो जिस तसलसल के साथ महंगाई अवाम को सांस नहीं लेने दे रही, तसलसल के साथ बढ़ रही है, उसी तसलसल में कहीं गवर्नेंस भी नजर नहीं आती। तो जावेद ये मुझे बताएं, ये 16.43 का जो अभी आपने कर्जा ले लिया है, तो फिर इसको हम कैसे आगे से पीछे ये जो 4 फैक्टर मैंने गिनाए, उसकी वजह से अब हो क्या रहा है, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है, क्योंकि आपकी इनपुट कॉस्ट, बिजली, गैस, बैंक रेट्स, ये इस हद तक चलेंगे कि उसको कॉस्ट, बिजली, गैस, बैंक रेट्स, ये इस हद तक चलेंगे कि उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, महंगाई का तूफान है, 25% के करीब महंगाई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब बेरोजगारी का एक तूफान बर्पा होगा। आपने अपनी मईशत के लिए IMF से, जो इसाक़ डार ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था ना, कि आप IMF के साथ कैसे डील कर सकते हैं अपनी कौम के मुस्तकबिल के खिलाफ। आज आपने एक एक करके उनकी तमाम कंडीशन मानी है, चाहे वो पिछली हुकूमत की कंडीशन थी ना, आप रेजिस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने उसको भी साइड पे कर दिया।
तो बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अवाम का वाली वारिस कोई नहीं है। इस वक्त वाली वारिस जो लोग भी बैठे हैं तमाम के तमाम अपने अपने इक्तदार के हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको काम इसलिए नहीं करते कि वो मलबा सारा सियासतदानों पे डालते हैं। और भाई 70-80% काम तो तुम्हारे अपने करने के हैं ना। जहां अवाम को आप कहीं रिलीफ दे सकते, ना वो रिलीफ दे रही है, ना हुकूमत दे रही है। अवाम बेवारस है, अवाम का कुछ नहीं हो सकता और ये महंगाई का तूफान बढ़ता ही जाएगा। ओके, आप बुखारी साहब ये बताइए, ये जो मैंने पहले ओपनिंग में कहा, ये जो 100 यूनिट एक रिलीज दे रहे हैं, डू यू थिंक इट वाज अ वायबल थिंग एंड इलेक्शन कमीशन इज इट जस्टिफाइड कि इलेक्शन कमीशन कहे कि ये नहीं कर सकते आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई नया आइडिया बिल्कुल नहीं था। इससे पहले मुतअद्दिद बजट में 50 यूनिट तक की फ्री प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मौजूद है। इसको सिर्फ बढ़ा के 100 किया गया था, इसलिए कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत हो गई है। ये रिलीफ जो है ये इलेक्शन कमीशन के अंदर ये अपना इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं